हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम फिर से इतिहास की क्लास लेके आए हैं। और आज लगभग 4-5 दिनों के बाद ये क्लास शुरू हो रही है। और मैं बताऊंगा कि आखिर क्या रीज़न थे कि क्लास अभी नहीं शुरू हो पा रही थी। एक तो मेरा कंटेंट नहीं बन पा रहा था, और आप लोगों का जो सपोर्ट है वो मुझे मतलब उस लेवल का नहीं मिल रहा है जिस लेवल से मैं अपना कंटेंट तैयार करता हूँ। उस लेवल का सपोर्ट आप लोग मुझे नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट करिए, मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। और आप लोगों के लिए ये ला रहा हूँ सारी चीज़ें, जो भी मतलब कंटेंट ला रहा हूँ, कहीं कहीं इधर किताब से लेता हूँ, कहीं उधर किताब से देखता हूँ, कहीं नोट्स देखता हूँ, तब जाके ये कंटेंट मैं तैयार करता हूँ। और बड़ी मेहनत लगती है इसमें, और आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है तो थोड़ा बुरा लगता है। और दिल जो है बैठ सा जाता है कि नहीं, अब ज़्यादा नहीं। लेकिन आप लोगों के ही कमेंट के ज़रिए से मतलब मुझे पता लगा कि मुझे क्लास बनाना चाहिए। लोगों ने कहा कि सर पूरा तो करा दीजिए। तो मैं पूरा नहीं, मैं मतलब मेरा पूरा मन ही है मतलब पढ़ाने का। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप लोगों को कुछ बेहतर ही मिलेगा, क्योंकि आप लोग जब मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। और भी चीज़ें मेरे पास हैं, मैं बहुत सी चीज़ें इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इस वजह से मैं थोड़ा फीका पड़ जाता हूं। तो फिलहाल तो टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे अवध के जो नवाब हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अवध के जो नवाब हैं, कैसे अवध को इन्होंने अपने कब्जे में लिया था, वो सारी चीज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अवध को। देखिए, आज का ये हमारा क्या है, 44वां अध्याय है। इसमें हम अवध को पढ़ने जा रहे हैं। तो अवध ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कैसे अवध पे होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो अवध था, ये क्या था, ये पश्चिमी मतलब पश्चिम में ये कन्नौज से लेके और पूरब में करमनाशा नदी एक होती है, तो वहां तक इसका क्या है, क्षेत्र फैला हुआ रहता है। आप लोग मैप में भी देख सकते हैं। मैप में आप लोगों को ये वाला क्षेत्र आपको क्या दिख रहा होगा, ये क्या है, आपका अवध है। आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ये अवध आपका दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ऊपर एरो लगा के मैंने लिख दिया है कि ये अवध है। तो अवध आप लोगों को दिख रहा होगा। अब ये अवध जो था, आप लोगों को यहाँ पे मैंने लिखा है, ये क्या है, एक बफर स्टेट था। कैसा था, बफर स्टेट। अब सर ये बफर स्टेट क्या होता है, दो राज्यों के बीच का कोई क्षेत्र क्या होता है, वो बफर स्टेट कहलाता है। जैसे कि हमारा भारत हुआ, जैसे कि ये हमारा क्या है, देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने की, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इंडिया है। और ये हमारा क्या है, ये पाकिस्तान है। और इधर ये आपका क्या है, अफगानिस्तान है। तो ये अफगानिस्तान और ये इंडिया, इंडिया के बीच में जो आपका क्या है, पाकिस्तान है, ये बफर स्टेट की तरह काम करेगा। तो दो राज्यों के बीच में या दो क्षेत्रों के बीच का जो क्षेत्र होता है, वो बफर स्टेट कहलाता है। अब यहाँ पे क्या था, देखिए बफर स्टेट में एक तरफ तो मराठास थे, एक तरफ अंग्रेज थे, बीच में आपका अवध पड़ जाता था। तो अवध पे मतलब अंग्रेजों ने मराठा पर भी अपना कब्जा कर लिया था, अंग्रेजों ने मैसूर पर भी कब्जा कर लिया, बंगाल पे भी कब्जा कर लिया। अब बचे थे आपके कौन थे, बफर स्टेट जो बचा था आपका अवध था। तो अवध पे मतलब बफर स्टेट को अगर कब्जे में नहीं लेते हैं तो समझो कि अभी भारत पे कंट्रोल नहीं हुआ है, तो इनको बफर स्टेट को कंट्रोल में लेना था। अभी अंग्रेज आपके कहाँ पे थे, ये अंग्रेज आपके यहाँ पे थे। और अंग्रेज आपके यहाँ दिल्ली पर भी थे, और यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ पे आपका क्या, मराठास पर भी इनका कब्जा था। तो मराठास पर भी कब्जा था, इधर आपका बंगाल पे भी था। ये आपका बीच में क्या बच रहा था, बीच में नहीं मतलब थोड़ा सा साइड में था। लेकिन अवध का भी क्षेत्र पुराना क्षेत्र था। तो ये अवध सिर्फ इतना तो था नहीं, छोटी सी बिंदी तो था नहीं। अवध पूरे के पूरे यूपी को कवर किए होता है। जो पुराना यूपी है उसी को अवध कह दिया गया है। उसी का नाम मतलब क्या है, अवध का ही नाम वर्तमान में जो चल रहा है वो यूपी के नाम से चल रहा है, उत्तर प्रदेश के नाम से चल रहा है। तो अवध मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र था। अब अवध पे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र था, तो इसमें कौन कौन मतलब नवाब आते हैं, कौन कौन नवाब के काल में क्या क्या नीतियां अंग्रेज अपनाते हैं, और कैसे अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है आपका अवध पे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोगों को समझाते भी हैं कि कैसे ये सारी चीजें डेवलप होती हैं। तो अवध के प्रमुख नवाब देख लेते हैं। अवध के प्रमुख नवाब, देखिए सबसे पहला जो नवाब है इसका, उसका नाम है सादत अली खां। क्या नाम है, सादत अली खां। और ये प्रथम है, सादत अली खां उसका नाम भी प्रथम है, और ये अवध का नवाब भी क्या है आपका, प्रथम है। तो सादत अली खां इसका नाम है। सादत अली खां जो है वो 1722 से 39 तक इनका क्या रहता है, टाइम पीरियड रहता है, शासन काल रहता है।
1722 में ये क्या बनते हैं, अवध के नवाब बनते हैं। और ये अवध के क्या हैं, मतलब संस्थापक भी होते हैं। इन्होंने ही अवध की स्थापना भी की है। नवाब जो नवाब आया है अवध में, वो इनके जरिए आया था। सादत अली खां ही पहले नवाब बने थे। 1722 से लेके 39 तक ये रहते हैं। अब ये क्या थे, ये अवध के संस्थापक थे। अब ये जो अवध के संस्थापक थे, तो इनकी क्या थी, एक तो इनको उपाधि मिली थी बुरहानुल मुल्क। बुरहानुल मुल्क बोले तो सादत अली खां का दूसरा नाम आपका क्या है, बुरहानुल मुल्क इनको बोला जाता है, सादत अली खां को। और इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो फैजाबाद बनाई थी। अवध की जो राजधानी थी वो प्रारंभिक राजधानी फैजाबाद थी। तो आप लोगों को ये कंटेंट मतलब ये पॉइंट पता होना चाहिए कि अवध की जो पुरानी राजधानी थी वो फैजाबाद थी। बाद में लखनऊ ट्रांसफर कर लेते हैं, मैं बताऊंगा अभी किसके काल में ये होती है। तो अभी फिलहाल मैं ये चीजें समझाता हूँ। देखिए यहाँ का इनका नाम बुरहानुल मुल्क पड़ता है और इन्होंने राजधानी फैजाबाद बनाई थी। इसके बाद जो व्यक्ति आते हैं वो आते हैं सफदरजंग, जो कि 1739 से लेके 1754 तक इनका शासन रहता है। 1754 तक इनका शासन रहता है। इसके बाद आते हैं आपके शुजाउद्दौला। 1754 से लेके 75 तक इनका शासन रहता है। इन्हीं के काल में प्लासी और बक्सर के युद्ध होते हैं। उसके बाद आशफुद्दौला आता है 1775 से लेके 1797 तक इनका टाइम पीरियड रहता है, शासनकाल रहता है। अभी ये अलग अलग राजाओं की, अलग अलग नवाब की मैंने इमेजेस लगा रखी हैं, मैं अभी एक एक करके आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। तो सादत अली खां, आशफुद्दौला के बाद एक और व्यक्ति आते हैं सादत अली खां द्वितीय। ये सादत अली खां प्रथम थे और ये सादत अली खां द्वितीय हैं। तो द्वितीय जब आते हैं ये 1798 से लेके 1814 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद आते हैं आपके गाजिउद्दीन हैदर अली खां, जो कि 1814 से लेके 1847 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं दोस्तों, 1847 तक। इसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं वाजिद अली शाह, जो कि 1847 से लेके 1857 तक रहते हैं। और ये 1857 तक क्यों रहते हैं, क्योंकि 1857 में क्या हो जाता है, 1857 में एक विद्रोह हो जाता है, जिसको हम 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। तो वहां से इनका क्या है, एक तरीके से कार्यकाल खत्म हो जाता है। और मैं बताऊंगा कैसे अंग्रेजों ने इनके शासन को, अवध को कैसे हड़प लिया था, ये भी मैं बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक नवाब के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि जो इम्पोर्टेंट नवाब हैं हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला नवाब क्या है आपका, सादत अली खां प्रथम, जो कि 1722 से लेके 1739 तक शासन पे रहते हैं। ये क्या थे, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको 1720 में बयाना का सूबेदार बनाया था। कहाँ का बनाया था, बयाना एक जगह थी जो कि अवध में ही पड़ रही थी। तो बयाना का इनको सूबेदार बनाया गया था। और क्या हुआ था, सैयद बंधुओं को हटाने में इन्होंने रंगीला की मदद भी की थी। जो मोहम्मद शाह रंगीला है, सैयद बंधु थे। सैयद बंधु को मैंने पढ़ाया है पिछली क्लासों में। सैयद बंधु किंग मेकर के नाम से जाने जाते थे। ये किसी भी मतलब जितने भी लेटेस्ट जो मुगल आते हैं उनको शासन पे बिठाने का काम सैयद बंधुओं का ही रहता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला क्या करता है, इन सैयद बंधुओं को ही हटाने का काम करता है। तो उसमें इस सादत अली खां ने इनकी मदद की थी। और सादत अली खां को 1722 में अवध का सूबेदार बना दिया गया था इस रंगीला के ही जरिए। और ये एक स्वतंत्र शासक बन के उभरा था, अवध में स्वतंत्र सूबेदार बना था। स्वतंत्र सबसे पहले मतलब इसीलिए तो मतलब ये इसकी मतलब जो अवध है इसकी संस्थापक इसको बोला गया है, सादत अली खां को। और 1723 में क्या होता है, 1723 में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त ये लागू करते हैं। अवध में क्या है, एक नई राजस्व व्यवस्था लागू करते हैं। नया राजस्व रेवेन्यू इकट्ठा करने का एक नया माध्यम बनाते हैं। कौन बनाते हैं, ये आपके सादत अली खां प्रथम ही बनाते हैं। और बाद में 1739 में इनका क्या होता है, जहर खाकर इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी। कुछ कारण रहे होंगे, कुछ समस्याएं रही होंगी, कुछ इशू रहे होंगे, तो इन्होंने जहर खा के आत्महत्या कर ली थी। अब उसके बाद जो आते हैं वो सफदरजंग आते हैं, लेकिन हम उनको नहीं पढ़ेंगे, हम शुजाउद्दौला को पढ़ेंगे। किनको पढ़ेंगे, शुजाउद्दौला को पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सफदरजंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं, हम इंपॉर्टेंट को ही पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट कौन है आपके, शुजाउद्दौला, जो 1754 से लेके 1775 तक रहते हैं। अब इनके काल में देखिए क्या क्या होता है। बस वो जो कोई भी नवाब है उसके काल की कुछ बातें याद रखनी है, बाकी उसकी डिटेलिंग में नहीं जाना है। जैसे कि पानीपत का तृतीय युद्ध, अहमद शाह अब्दाली का साथ इन्होंने दिया था। शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, हालांकि उस लेवल पे नहीं दिया था, लेकिन सपोर्टिंग में रहा था उन्हीं की। बक्सर का युद्ध इन्हीं के काल में हुआ था 1754 में। प्लासी का युद्ध इन्हीं के काल में हुआ।
इलाहाबाद की संधि इन्हीं के काल में हुई। तो सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो इन्हीं के काल में घटित होते हैं, जहां से अंग्रेजों का अस्तित्व हो जाता है। अब आगे ये आपके क्या है, यही तो शुजा-उद-दौला है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों को बताते हैं कि आगे कौन इंपॉर्टेंट शासक आता है। उसके बाद आता है आसफुद्दौला। अब ये जो आसफुद्दौला आता है, हेस्टिंग के साथ फैजाबाद की संधि की थी इसने। लॉर्ड हेस्टिंग इस टाइम पे क्या होते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग बोले तो बारेन हेस्टिंग, जिनको बारेन हेस्टिंग बोला जाता है ना, वो यहाँ पे इस टाइम पे क्या होते हैं, बंगाल के गवर्नर होते हैं। तो इन्होंने फैजाबाद की संधि की थी हेस्टिंग के साथ में, और बनारस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। इस संधि के बाद क्या हो गया था, बनारस पर अधिकार हो गया था, और बेगम के साथ इनका दुर्व्यवहार भी बढ़ रहा था, तो इन पे महाअभियोग भी लगाया गया था। आसफुद्दौला के ही कारण इन पे बारेन हेस्टिंग पे क्या किया गया था, महाअभियोग लगाया गया था। मैंने आप लोगों को पॉलिटी की क्लास में बताया था कि बारेन हेस्टिंग पे महाअभियोग भी लगता है, लेकिन वहां पे कुछ अलग एस्पेक्ट्स के जरिए बताया था, यहाँ पे कुछ अलग एस्पेक्ट है। तो फिलहाल तो जो महाअभियोग लगता है ना, वो वही वाला ये महाअभियोग है जो लगता है दुर्व्यवहार के कारण, क्योंकि फैजाबाद की संधि होती है, बनारस पर अधिकार हो जाता है, और जो इनकी बेगम होती है आसफुद्दौला की, उनके साथ इनका सही व्यवहार नहीं रहता है हेस्टिंग का, तो इन पे महाअभियोग भी लगता है। अब इनकी जो राजधानी थी आसफुद्दौला, पहले तो राजधानी इनकी फैजाबाद थी। फैजाबाद से इन्होंने अपनी राजधानी को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया था। फैजाबाद से कहाँ कर दिया था, लखनऊ बनाई थी। और 1775 में लखनऊ में इमाम बाड़ा बनाया गया था। क्या बनाया गया था, इमाम बाड़ा। आप लोगों ने सुना होगा, मैंने यहाँ पे उसकी इमेज नहीं लगाई है, मैं उसकी इमेज यहाँ पे लगा दूंगा। इमाम बाड़ा इन्होंने क्या है बनाया था, इन्हीं के काल में बना था। तो पूछा जाता है कि इमाम बाड़ा किसने बनवाया था, तो आसफुद्दौला। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी मत भूलना। आसफुद्दौला कौन था जिसने इमाम बाड़ा बनवाया था। अब इसके बाद में जो एक और इम्पोर्टेंट शासक आते हैं, जिनका नाम है वाजिद अली शाह। क्या नाम है, वाजिद अली शाह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक आते हैं, और ये 1847 से लेके 1856 तक रहते हैं। हालांकि 1857 तक ही रहते हैं, लेकिन वहां पे जो विद्रोह हो जाता है उसके बाद में इनको हटना ही पड़ता है, तो शासन तो इनका 1856 ही तक चल पाता है। ये अवध के अंतिम और स्वतंत्र नवाब थे, अंतिम नवाब थे आपके अवध के। और जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर इनको क्या किया था, कुशासन का आरोप लगाया गया था। क्या लगाया था, इस अवध पे क्या लगाया था, कुशासन का आरोप लगा था। बताया जाता है, बताया क्या, आगे जो हम पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे और कितने कितने राज्यों पर कुशासन का आरोप लगा के अंग्रेजों ने अपनी तरफ कर लिए थे। एक तरीके से उसको मैं क्या बोलूंगा, हड़प नीति लगाई थी इन्होंने। तो वो कैसे इन्होंने किया था, मैं आगे की क्लास में बात करूंगा। जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पे ये पूछा जाता है, ये जो कुशासन का आरोप लगाया गया था अवध पे, तो किसने कहा था ये कुशासन हो रहा है यहाँ पे। मतलब जो वाजिद अली शाह है, उनको शासन ही करना नहीं आता है। वो सो के तो 12 बजे उठते हैं, फिर पोएम्स लिखते हैं, कहीं कुछ करते हैं। मतलब उनका कोई टाइम पीरियड ही नहीं, कोई टाइम टेबल ही नहीं है कि कैसे दरबार में बैठेंगे, कैसे न्याय करेंगे, कैसे क्या उनको शासन प्रशासन करना है। अंग्रेजों ने ऐसा करके उनपे क्या लगा दिया, कुशासन का आरोप लगा दिया था। इसकी वजह से बहुत से लोगों पर प्रभाव पड़ा था, जितने भी आर्टिस्ट थे, क्योंकि ये जो वाजिद अली शाह थे ये आर्ट को बड़ा ही पसंद करते थे, कला और कल्चर को। तो जो आर्टिस्ट थे वो बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि कुशासन का आरोप लगने के बाद ये अवध अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। और अंग्रेज क्यों किसी को मतलब प्रमोट करेंगे, क्यों आर्ट को, क्यों कल्चर को प्रमोट करेंगे, तो बड़ा ही दिक्कत होती है। तो 1856 में ये अंग्रेजी राज्य में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। क्या हो जाता है, अंग्रेजी राज्य में इसको विलय कर लिया जाता है। परिणाम क्या होता है, सैन्य विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। तो वाजिद अली शाह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, मतलब सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट हमने अवध के नवाब हैं उनके बारे में हमने पढ़ने की कोशिश की। तो आज की जो ये क्लास थी, ये छोटी सी क्लास थी। आज के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीतियां पढ़ेंगे अगली क्लास में। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं कि अगली क्लास में मैं क्या आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीतियां पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल महान सर, इसको क्या कर लें, ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोगों को पीडीएफ मिलती रहे। और पीडीएफ मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूं, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।